नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के एकदम नए सुपर कंप्यूटर आइजम्बर्ड एआई की। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, खबरें हैं और आज हम समझेंगे कि ये मशीन असल में है क्या, इसमें कितना दम है और दुनिया में कहाँ खड़ी है। ये सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं है, बल्कि ब्रिटेन की जो टेक में आगे बढ़ने की इच्छा है उसका एक प्रतीक है। तो शुरू करते हैं, ये आइजम्बर्ड एआई है क्या चीज़ आखिर। इसे अभी हाल ही में ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया गया है और इसे बनाया है HP ने, हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज। इसमें लगे हैं 5400 से ज्यादा एनवीडिया के ग्रेस हॉपर सुपर चिप्स। हाँ, और ये चिप्स खास तौर पर एआई और जो मुश्किल साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं उनके लिए ही बने हैं। और जहां तक ताकत की बात है तो वो तो चौंकाने वाली है। इसकी असली कंप्यूटिंग पावर है 216.5 पेटाफ्लॉप्स। पेटाफ्लॉप्स, ये सुनने में बहुत भारी लगता है। आसान शब्दों में क्या मतलब हुआ इसका? सोचिए, एक के बाद 15 शून्य, एक क्वाड्रिलियन कैलकुलेशन हर एक सेकंड में। एक जगह तो ये भी लिखा था कि पूरी दुनिया की आबादी मिलकर जो काम 80 साल में करेगी ना, वो ये मशीन सिर्फ एक सेकंड में कर सकती है। और ये ब्रिटेन की जो पिछली सबसे तेज मशीन थी उससे भी करीब 10 गुना ज्यादा तेज है। 10 गुना? हाँ, और एआई वाले कामों के लिए तो इसकी पीक परफॉर्मेंस 21 एक्साफ्लॉप्स तक पहुंच जाती है। वो पेटाफ्लॉप से भी 1000 गुना ज्यादा होता है। बाप रे, 216.5 पेटाफ्लॉप्स असल में और 21 एक्साफ्लॉप्स एआई के लिए। ये तो कमाल है। लेकिन दुनिया के हिसाब से देखें तो मतलब ग्लोबल रैंकिंग में ये कहाँ आता है? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। दुनिया की जो टॉप 500 लिस्ट है ना, उसमें ये अभी 11वें नंबर पर है। 11वें? अच्छा, टॉप पर कौन है? टॉप पर अमेरिका का दबदबा है। पहला नंबर है एल कैपिटन, जिसकी स्पीड है 1742 पेटाफ्लॉप्स। फिर दूसरे और तीसरे पर भी अमेरिका की ही मशीनें हैं, फ्रंटियर और ऑरोरा। और मजे की बात यह है कि ये तीनों ही दुनिया के अकेले ऑपरेशनल एक्स्ट्रा स्केल सिस्टम है, मतलब 1000 पेटाफ्लॉप्स से ऊपर वाले। अच्छा, तो मतलब टॉप 3 अमेरिका के पास है। बिल्कुल। यूरोप में भी वैसे कई टॉप मशीनें हैं, जैसे जर्मनी में, इटली में, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड में भी हैं। तो उनके बीच में ये 11वां स्थान ब्रिटेन के लिए एक बड़ी छलांग तो है, खासकर जब उनकी सरकार एआई में लीडर बनना चाह रही है। पर हाँ, टॉप से अभी फासला है। तो इस बड़ी छलांग का, इस मशीन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? इसे बनाने में करीब 225 मिलियन पाउंड लगे हैं ना? हाँ, करीब $300 मिलियन। तो जाहिर है सिर्फ रैंकिंग के लिए तो नहीं बनाया है। इसका मेन फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत जटिल साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सुलझाना है। जैसे कुछ उदाहरण दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे कि नई दवाइयां बनाने में मदद के लिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है ये समझना, या फिर क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है उसके और बेहतर मॉडल बनाना। और आजकल जो बहुत चल रहा है, बड़े भाषा मॉडल LLMs जैसे ChatGPT टाइप के मॉडल, उनको ट्रेन करना। अच्छा, LLMs ट्रेनिंग, मतलब ये ब्रिट LLM जैसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगा? हाँ बिल्कुल, ब्रिट LLM का जिक्र है जो अंग्रेजी और वेल्श भाषाओं पर फोकस करेगा। इसके अलावा भी कुछ शुरुआती प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन वाले प्रोस्टेट कैंसर जल्दी डिटेक्ट करने पे काम कर रहे हैं। लिवरपूल के रिसर्चर्स हैं, वो सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ इंडस्ट्रियल मटेरियल खोज रहे हैं। एक नाइटिंगेल AI है जिसे NHS के डेटा पे ट्रेन किया जा रहा है ताकि लोगों को पर्सनलाइज्ड हेल्थ एडवाइस मिल सके। ओह वाह, तो काफी अलग अलग तरह के काम हो रहे हैं। हाँ, AIM क्रिस्टल है जो नई सामग्री खोजने में मदद कर रहा है, और ईगो AI है जो डिमेंशिया के मरीजों के लिए वियरेबल डिवाइस बना रहा है। तो मतलब फोकस असली दुनिया की समस्याओं को सुलझाने पर है। ये तो बहुत अच्छा है। और इसकी टेक्नोलॉजी में कुछ खास बात सिवाय चिप्स के? हाँ, एक बहुत अहम चीज है इसका कूलिंग सिस्टम। ये HPE की क्रे EX सुपर कंप्यूटर वाली डिजाइन इस्तेमाल करता है, जिसमें डायरेक्ट लिक्विड कूलिंग होती है। डायरेक्ट लिक्विड कूलिंग मतलब पानी से ठंडा करते हैं? हाँ, मतलब एक खास तरह के तरल पदार्थ से सीधे पुर्जों को ठंडा किया जाता है, हवा से नहीं। इससे बिजली की बहुत बचत होती है और कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है। इसीलिए ये दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट मशीन भी है ग्रीन 500 लिस्ट के हिसाब से। कमाल है। इसका PUE मतलब पावर यूसेज इफेक्टिवनेस 1.1 से भी कम है, जिसका मतलब है कि लगभग सारी बिजली कंप्यूटिंग में ही खर्च हो रही है, कूलिंग वगैरह में वेस्ट नहीं हो रही। और कुल बिजली ये सिर्फ 5 मेगावाट लेता है,
जो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के बड़े डेटा सेंटर्स के मुकाबले काफी कम है। और वो जो गर्म पानी निकलेगा कूलिंग से, उसका क्या? उसका भी प्लान है। उसे कैंपस की दूसरी बिल्डिंग्स को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल करने का प्लान है। वाह, मतलब ताकत भी, एफिशिएंसी भी और सस्टेनेबिलिटी भी। और सुना है इसे बनाने में वक्त भी कम लगा। हाँ, ये भी एक बड़ी बात है। इसे बनाने में सिर्फ 1 साल लगा। सुपर कंप्यूटिंग की दुनिया में ये बहुत तेज माना जाता है। उन्होंने प्री फैब्रिकेटेड मतलब पहले से बने हुए डेटा हॉल इस्तेमाल किए और काम को पैरेलल में चलाया, इसलिए जल्दी हो गया। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ब्रिटेन 11वें नंबर पर ही खुश रहेगा या आगे का भी कुछ प्लान है? नहीं, लगता तो नहीं कि वो यहीं रुकेंगे। सरकार ने ऑलरेडी एडिनबर्ग में एक और बड़ी मशीन के लिए फंडिंग का वादा किया है, करीब 750 मिलियन पाउंड, और वो एक एक्सा स्केल मशीन होगी, मतलब आइजाम्बर्ड से भी कहीं ज्यादा ताकतवर। ओह, तो ये भी उनकी एआई रिसर्च रिसोर्स AIRR पहल का हिस्सा है। एआई बनाने वाला एआई मेकर बने। एआई टेकर से एआई मेकर बनने की तरफ एक कदम। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर देखें, आइजैम्बर्ड एआई ब्रिटेन के लिए एआई और सुपर कंप्यूटिंग में एक अहम पड़ाव तो है ही। टेक्नोलॉजी काफी प्रभावशाली है, इस्तेमाल के क्षेत्र भी काफी जरूरी हैं और एनर्जी एफिशिएंसी पर भी ध्यान दिया गया है। हाँ, और ये पूरी तस्वीर ये भी दिखाती है कि ग्लोबल कंपटीशन कितना ज्यादा है। 11वां स्थान ठीक है, एक अच्छी शुरुआत है, पर अमेरिका अभी भी इस रेस में बहुत आगे है। लेकिन ब्रिटेन की जो आगे की योजनाएं हैं, जैसे वो एडिनबर्ग वाली एक्सा स्केल मशीन, उससे लगता है कि वो इस रेस में मजबूती से बने रहना चाहते हैं। ज़ेगा, और ये हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात भी छोड़ जाता है शायद, कि ब्रिटेन का एआई मेकर बनने का जो सपना है, वो सिर्फ ये बड़ी बड़ी शक्तिशाली मशीनें बनाने से ही तो पूरा नहीं होगा। क्यों? असली चुनौती शायद ये होगी कि इन महंगी और शक्तिशाली मशीनों तक छोटे रिसर्च ग्रुप्स की, नए स्टार्टअप्स की पहुंच कैसे सुनिश्चित की जाए, ताकि जो नई खोजें हों, जो इनोवेशन हो, वो सिर्फ बड़ी यूनिवर्सिटी या कंपनियों तक ही सीमित ना रह जाए। बिल्कुल सही। एक्सेसिबिलिटी एक बड़ा सवाल रहेगा।